नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार लगातार जारी है। अब ताजा मामला असम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को लेकर है, जहां बीजेपी ने दिल्ली प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके शिक्षा मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, बीजेपी के विधायक अजय महावर, दोनों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक के बाद एक दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर कई निशाने साधे। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथ में एक पोस्टर लेकर यह भी बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल झूठे हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता से किया हुआ कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। दिल्ली सरकार कट्टर झूठी, बेईमान और भ्रष्टाचार सरकार है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा मॉडल को लेकर सवाल उठाए हैं और साथ ही जो दिल्ली सरकार ने लोगों को 12 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उसको लेकर भी एक बड़े झूठ का खुलासा बीजेपी द्वारा किया गया है। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल एक नंबर का झूठा है। दिल्ली में 12 लाख नौकरी देने की बात की गई थी। अब ये बताएं कि 12 लाख नौकरी किसको दी गई। जानकारी दी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इसको पूछा है और ये मीडिया रिपोर्ट है। आप सोचिए 9वीं और 11वीं में 90% के आसपास बच्चे फेल हैं और उस पर भी झूठ बोल रही है दिल्ली की सरकार। इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, ये जो हमने एक लाइन लगाई है आज कि कट्टर झूठे, कट्टर बेईमान और कट्टर भ्रष्टाचार, यही बच्चे निकल के आता है। ये समाचार मैंने भी पढ़ा तो ये कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां अरविंद केजरीवाल का, उनकी सरकार का झूठ नहीं बोला गया। अब कहा गया है कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना कि अब 9वीं और 11वीं के बच्चों को फिर से टीचर्स को बोला गया है कि जल्दी से उनको अपने से लिखो और उनको पास करो, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। ये बच्चों का भविष्य पर भी झूठ बोल सकते हैं। इसलिए हमने आज कहा है कि ये व्यक्ति नंबर 1 झूठा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए कितना घातक है, क्या आप कल्पना करें। जी, हम देश के सामने झूठ परोस रहे थे आसाम में जाकर, पर मैं भिड़ा हूं। मैंने आदरणीय मनोज तिवारी जी को रात्रि में फोन किया और मेरी पीड़ा को इन्होंने समझा। उन्होंने कहा कि अजय, दिल्ली को बताना चाहिए हम इस बात को, तो कल एक पीसी करते हैं और हम बताते हैं। ये सच कहा मनोज जी ने। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था। 14 मार्च जो मनोज जी ने बताया, तो मेरे प्रश्न के जवाब में रोजगार मंत्री ने जवाब दिया है। और जवाब क्या है? जवाब में लिखते हैं कि इन्होंने जो पोर्टल बनाया, पहली बात तो 2012 से 2023 तक टोटल 15,91,328 15,91,328 लोग रजिस्टर्ड हैं बेरोजगारी में दिल्ली सरकार के रोजगार पोर्टल में। दूसरी बात, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था, रोजगार पोर्टल 20 में, उसमें 15,76,846, ये दिल्ली सरकार का जवाब है, बेरोजगार रजिस्टर्ड है। और सरकार ने जो नौकरी दी वो मनोज जी ने जो बताया 440, 2015 में 176, 2016 में 102, 2017 में 66, 2018 में 68, 2020 में 28, इस प्रकार का वर्षवार ब्यौरा नौकरी देने का इन्होंने दिया है। ये बड़ी शर्म की बात है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कल असम गए थे और असम में जाकर उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा पर निशाना साधा था, उसको लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है।
देखिए, यहाँ बात करें रविवार को कहते अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, वो आसाम जाकर कहीं न कहीं हेमंत बिस्वा को कहीं न कहीं निमंत्रण देते हैं कि दिल्ली के अंदर आइए और दिल्ली के अंदर जो बेहतर सुविधाएँ दी गई हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, वो दिखाने की बात की गई थी। मगर अब कहीं न कहीं इसी को लेकर लगातार भाजपा की तरफ से बिल्कुल पलटवार किया गया है। कल जिस तरीके से मनोज तिवारी की बात करें, अजय मावर की बात करें, उनकी तरफ से भी लगातार इन्हीं दावों को लेकर कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को झूठा बताया गया और ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक दिल्ली की जनता को जितने भी वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया गया है। जहां पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा आसाम के अंदर कहा गया कि आसाम के लोगों को बिल्कुल दिल्ली जैसा जो सुविधाएं हैं वो दी जाएगी और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आसाम के लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों को कहते हैं सभी पार्टियों को मौका दिया है, तो आम आदमी पार्टी को भी एक बार मौका मिलना चाहिए। जो दिल्ली के अंदर रहकर उन्होंने विकास कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, अस्पतालों के अंदर क्षेत्र के अंदर हो या फिर कहें और बाकी सुविधाएं हो, बिजली पानी फ्री जो दी जाती है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कसगा आसाम के लोगों के लिए बिल्कुल कहा गया और यहाँ तक कि हेमंत बिस्वा को दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया था। मगर अब जब जिस तरीके से अब मनोज तिवारी ने जिस तरीके से कहा कि आम आदमी पार्टी ने जितने भी वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी तक ना तो नए स्कूल बनाए गए हैं, पुराने को ही रीसाइट किया गया है और लगातार कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर की बात करें तो बच्चों को अभी तक शिक्षा जो है वो इतनी बेहतर नहीं हुई है जितना अरविंद केजरीवाल ढोल पीट रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से 12 लाख नौकरियों को देने का वादा किया था, यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने आसाम के अंदर ये भी कहा था कि दिल्ली के अंदर 12 लाख लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं। उसी को लेकर भी मनोज तिवारी की तरफ से बिल्कुल कहा गया कि 12 लाख नौकरियां जो दी गई हैं दिल्ली सरकार के द्वारा वो किस विभाग के अंदर दी गई है और कितने लोगों को दी गई है, उसका डाटा जो है वो अब भाजपा जो है वो मांगती हुई नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें बिजली पानी को लेकर, बसों को लेकर लगातार पहले भी आरोप प्रत्यारोप लगते नजर आ रहे थे। बसों की खरीद फरोख्त को लेकर भी कैलाश सिंह गहलोत के ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए थे कि बसों के अंदर घोटाला किया गया और उसी घोटाले को लेकर फिर मनोज तिवारी जो है वो अब आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें हेमंत बिस्वा की, तो हेमंत बिस्वा को जरूर अरविंद केजरीवाल ने निमंत्रण दिया, मगर जिस तरीके से दावे जो भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं उससे तो लगता है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति ही देखने को मिल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। जी, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्या इन तमाम बातों पर अरविंद केजरीवाल ने कोई प्रतिक्रिया दी या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया? देखिए यहाँ पर बात करें रविवार को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जिस तरीके से वहां पे आसाम के अंदर बोले थे और लगातार उसके बाद में हमने कल भी कहा था कि आज यानी कि कल भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया आ सकती है और कल जिस तरीके से मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो पलटवार बिल्कुल कर रहे हैं और अभी मनोज तिवारी का जो पलटवार था उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कोई बड़ा बयान नहीं दिया गया, मगर आज कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता की जाएगी और इसको लेकर कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मनोज तिवारी की बात करें, अजय मावर की बात करें, वो लगातार दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा है मोहल्ला क्लिनिक जो बनाई गई थी वो भी कहीं ना कहीं अब लगभग बंद कर दी गई है। उनके अंदर जो दवाइयों की सुविधा या फिर जो टेस्टों की सुविधा थी वो भी जनता तक नहीं मिल पा रही है। दिल्ली के अस्पतालों की बात करें उनके अंदर भी लगातार दिक्कतें देखने को मिली थी और कोरोना टाइम के अंदर तो वाकई में ही कहीं ना कहीं बेडों की संख्या या फिर कहें ऑक्सीजन की परेशानी जो देखने को मिली थी जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बनी थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो हमलावर होती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है उससे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सिर्फ कहते हैं सत्ता हासिल करने के लिए ही कहीं ना कहीं इस तरीके का आरोप दिए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं पलटवार जो है वो बिल्कुल कर सकती है। जी, जिस तरीके से तमाम ये बातें कही जा रही है मनोज तिवारी द्वारा, जब असम में गए थे केजरीवाल और वहां पर उन्होंने बयानबाजी की थी हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, बीजेपी से हैं और जिस तरीके से उन्होंने साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने अगर मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं उन पर केस करवा दूंगा, एफआईआर करवा दूंगा। अब जैसे ही वहां पर प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई तो पूरी बीजेपी फिर से एकजुट हो गई है। क्या यहाँ पर यह समझा जाए कि विपक्ष को बोलने का तक का अधिकार नहीं दिया जा रहा?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष को बिल्कुल बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हेमंत बिस्वा की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं आसाम आते हैं और वहां पर उनके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, तो वो उनको गिरफ्तार कराने की बात की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पहुंचकर वहां पर आसाम के अंदर और आसाम की जनता के बीच में ये बिल्कुल कहा कि वो कोई आतंकी नहीं है जिनको वो गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें, उन्होंने ऐसा क्या दोष किया है जिसके लिए उनको गिरफ्तार करने की कहते हैं सजा दी जाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब भाजपा की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा के सपोर्ट में मनोज तिवारी उतर चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से मनोज तिवारी के द्वारा यहाँ तक ये भी कहा गया कि 12 लाख नौकरियां दी गई है युवाओं को, वो किस विभाग के अंदर दी गई है और किन युवाओं को नौकरी दी गई है उसका डाटा मांगा जा रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल से आप कहीं ना कहीं जो जॉब दी गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, मगर रिकॉर्ड जो है वो अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष को कहीं ना कहीं दबाने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है और विपक्ष अगर किसी भी मुद्दे को लेकर अगर जनता तक पहुंचने की कोशिश करता तो उसको आवाज को कहीं ना कहीं दबाने के लिए लगातार भाजपा जो है वो एकजुट होकर कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आती है। जी जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो रही है बीजेपी, पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल ये कह भी चुके हैं कि अगला नंबर उन्हीं का है। तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी एकजुट हो रही है और सड़कों पर उतरकर अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब भी कर रही है, इसको लेकर क्या समझा जाए? अरविंद केजरीवाल किस तरीके से उन पर जवाब दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई उसके बाद में ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी और मनीष सिसोदिया की वाकई में ही गिरफ्तारी हुई। और कल भी कहीं ना कहीं राउत सैबनी कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया की कहीं ना कहीं कैसे कस्टडी को लेकर लगातार सीबीआई जो थी वो कोर्ट के अंदर पेशी हुई, मगर उसके बाद भी कस्टडी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। मगर अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि उनका अगला नंबर जो है वो उनका है, इसीलिए वो बार बार यही कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं जो झूठे आरोपों के अंदर आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्योंकि सत्येंद्र जैन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, मनीष सिसोदिया फिर गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बाद में अब अरविंद केजरीवाल का नंबर बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है उससे तो कहीं ना कहीं जनता तक एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि विपक्ष अगर कोई भी सवाल खड़ा करता है या फिर कोई भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से हेमंत बिस्वा के सपोर्ट में जिस तरीके से मनोज तिवारी ने कल प्रेस वार्ता कर बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया कि झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने का आरोप लगाया गया और यहां तक कि जनता को गुमराह करने की वादे किए गए और यहां तक कि यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने जितने वादे किए थे एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया। मगर यहां पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, वाकई में दिल्ली के स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को खासतौर पर बेहतर किया गया है ताकि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे अब निकलकर कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके परिजनों की जो मोटी मोटी फीस जाती थी वो कहीं ना कहीं बस्ती बना रहा है। दूसरा यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के द्वारा बिजली फ्री दी जाती है 200 यूनिट, तो कहीं ना कहीं उससे भी कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों को या फिर कहीं छोटे परिवार को कहीं ना कहीं राहत मिलती है कि जिनका बिल बिजली का बिल जो है वो जीरो आता है। पानी की बात करें तो पानी के लिए भी कहीं ना कहीं मनोज तिवारी की तरफ से बिल्कुल हमलावर देखने को मिला और यहाँ तक कि ये कहा गया पानी जो है वो जनता को नहीं मिलता है, साफ पानी नहीं मिलता। मगर हाँ, कुछ इलाकों के अंदर दिल्ली के अंदर अभी भी पानी को लेकर कहीं ना कहीं जद्दोजहद आम आदमी पार्टी करती नजर आ रही है। मगर आने वाले समय के अंदर शायद और ज्यादा सुविधाएं जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा सकती है। मगर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप है वो जरूर देखने को मिल रहा है और शायद अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं उतरती हुई नजर आएगी। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के प्रचार अभियान की रूपरेखा बीजेपी ने तैयार कर ली है। पश्चिमी यूपी से प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। गांव-गांव और गली-गली में लोगों तक सरकार के काम को पहुंचाने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री और जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वर्चुअल संवाद करके सभी क्षेत्रीय और जिला अध्यक्ष को निकाय चुनाव की टिकट देने की रणनीति के बारे में भी बताया। उन्होंने 17 नगर निगम में 68 सामाजिक सम्मेलन किए जाने के प्लान पर चर्चा की है। हर नगर निगम में 4 सामाजिक सम्मेलन होने हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों से लेकर विधायकों तक की जिम्मेदारी तय की गई है। बीजेपी की तरफ से दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री
अमित शाह, भूपेंद्र यादव, बीएल संतोष, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल और भानु प्रताप जैसे केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार की नीतियों को लेकर गांव-गांव जाने का प्लान तैयार किया गया है। बीजेपी सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्रों से अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों से पहले निकाय चुनाव है और उत्तर प्रदेश में ये निकाय चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं, इन सेमीफाइनल्स को साधने के लिए बीजेपी ने अभी से अपनी पूरी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकाय चुनावों के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है बीजेपी। किस तरीके की जानकारी? देखिए मुस्कान, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जुगत में लगी है और अब भारतीय जनता पार्टी ने रोड मैप तैयार कर लिया है और ये माना जा रहा है निकाय चुनाव में पश्चिमी यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी और इसकी जिम्मेदारी कई केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को दी गई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम हैं। केंद्र मंत्री को प्रचार की जिम्मेदारी की। 17 नगर निगम में 68 सामाजिक सम्मेलन कराए जाएंगे और लोकसभा चुनाव से पहले यूपी निकाय चुनाव के प्रचार के अभियान की रूपरेखा बीजेपी लेकर चल रही है और ये माना जा रहा है कि 6 तारीख से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस को देखते हुए एक बड़ी रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें पश्चिमी से यूपी से प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। गांव-गांव, गली-गली में लोगों को जाकर सरकार के कामों की पहुंचाने की जिम्मेदारी कहीं न कहीं डिप्टी सीएम को दी गई, तो वहीं केंद्र मंत्री और जनप्रतिनिधियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी हैं, उन्होंने बैठक की थी और जिसमें संवाद करके सभी क्षेत्रीय और जिलाध्यक्षों को निकाय चुनाव के टिकट देने की रणनीति के बारे में बताया और साथ ही साथ 17 नगर निगम 68 सामाजिक सम्मेलन किए जाने की प्लान पर भी चर्चा की और ये कहा कि हर नगर निगम में 4 सामाजिक सम्मेलन होंगे। राज्य सरकार के मंत्रियों को लेकर विधायकों तक जिम्मेदारी तय की गई है। ये निकाय चुनाव में प्रबुद्ध जन, दलित और ओबीसी को साधने की कहीं न कहीं संदेश देने का काम किया जाएगा और ये 6 अप्रैल से यानी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो भी देश के बड़े कह सकते हैं कि जो बड़े नेता थे और उन्हीं को देखते हुए उनकी भी जन्म जयंती से लेकर, क्योंकि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उस स्थापना दिवस से इसकी शुरुआत हो गई। स्थापना दिवस को नया सप्ताह वर्चुअल बैठक के तौर पर माना जाएगा और बैठक में क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रभारी सभी इसमें कहीं न कहीं मौजूद रहेगी। 7 से 9 अप्रैल के बीच में 17 नगर निगमों के क्षेत्र केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वार्ड से लेकर जिला स्तर तक दलित, ओबीसी, प्रबुद्ध जनों को सम्मेलन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं बताने का काम किया जाएगा। डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी दी गई है और जो कैबिनेट मंत्री सहकारी योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया था और ये कहा जा सकता है कि नई टीम को जिम्मेदारी भी दी गई है। टिकट पर क्षेत्रीय और जिला अध्यक्ष महानगर की जो रहेगी सहमति वो जरूरी रहेगी। साथ ही मौजूदा मेयर पार्षद चाहते हैं फिर से टिकट कहीं न कहीं दिया जाए, उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा की जा सकती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 6 तारीख से यानी 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती तक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध, दलित और पिछड़े लोगों को कहीं न कहीं संवाद कर उनको साधने की कोशिश करेगी और सभी पार्टियां जुगत में लगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहीं न कहीं गाँव में जाने के लिए कहा गया है। जिला पंचायत चुनाव है, जिला अध्यक्ष चुनाव है, इन सबको देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपनी जुगत में लगी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्लान तैयार कर लिया है और अब 6 तारीख को यानी ये कहा सकता है कि अब से 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम का अभियान की शुरुआत करेंगे और उसके बाद गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं जाने का काम किया जाएगा। ये कहा सकता है कि जितेंद्र, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करने जा रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो कौन से मुद्दे हैं जिनको साधकर, वहां के लोकल जो मुद्दे हैं उनको साधकर बीजेपी जो है वो भगवा लहरा सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए मुस्कान, इस बात को समझना होगा क्योंकि नगर निकाय चुनाव में जो छोटी छोटी समस्याएं होती है, क्षेत्रीय समस्याएं होती है, उसमें उसको उठाया जाता है, चाहे वो गंदगी संबंधी हो, सफाई से संबंधी हो, चाहे विकास से संबंधी हो, उन सब मुद्दों पर कहीं न कहीं क्षेत्रीय स्तर पर ये चुनाव होता है और जाहिर सी बात है कि
क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व भी रहता है, और क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जिला अध्यक्ष से लेकर छोटे छोटे जो कह सकते हैं कि नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है और इसमें बड़े नेताओं को भी शामिल किया। प्रबुद्ध सम्मेलन किया जाएगा। ये सम्मेलन, प्रबुद्ध जन सम्मेलन पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कराए थे और विधानसभा चुनाव में भी कराए थे। एक बार फिर इसी की शुरुआत करेगी और जिसमें प्रबुद्ध जन कह सकते हैं कि वकील, डॉक्टर, जितने भी उपलब्धि हासिल की जिन लोगों ने, उनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश, दलित पिछड़ों को साधने की कोशिश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समस्या है नगर निकाय संबंधी, जिला पंचायत संबंधी, उन समस्याओं को कहीं ना कहीं लोगों को बताकर, केंद्र सरकार की योजनाओं को बताकर उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से तमाम योजनाओं को, अपनी तमाम योजनाओं का बखान करेगी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी, सभी जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और सभी कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारियां लगभग तय कर दी गई हैं। 17 निगमों में 68 ये जो कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी? देखिए, 6 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस से इसकी शुरुआत होगी और रूपरेखा से लेकर तमाम चीजें इसमें रखी गई हैं। सबसे पहले प्रचार गांव-गांव लोगों को जाकर जागरूक करना, लोगों को योजनाएं केंद्र सरकार की बजाना, राज्य सरकार की बनाना, और सबसे अहम निकाय चुनाव में जिला स्तर पर जो टिकट कमेटी है उसका चयन प्रक्रिया समिति बनाई गई है, क्योंकि जो भी टिकट दिए जाएंगे पार्षद के मेयर से, उसमें कहीं ना कहीं जिला स्तर के जो पदाधिकारी होंगे वो सहमति लेना जरूरी है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है और चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए और सभी दल इस जुगत में लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें वो मेयर की सीटें ले जाएं, जिला पंचायतों की अध्यक्ष की सीटें ले जाएं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसपे कहीं ना कहीं सभी पार्टियां लग चुकी हैं। ज्यादा समय नहीं है, माना जा रहा है कि 10 तारीख के बाद कभी भी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और कहीं ना कहीं कम समय को देखते हुए। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान मित्रों को संबोधित किया। किसान मित्रों की नियुक्ति के बाद धालीवाल की ये पहली मीटिंग थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के भरपूर यत्न कर रही है और पंजाब को रंगला बनाने के लिए कृषि का खुशहाल होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय कृषि को खुशहाल बनाने के लिए इसमें वैकल्पिक फसलों के अधीन क्षेत्रफल बढ़ाना लाजिमी हो गया है। उन्होंने किसान मित्रों को प्रेरित किया कि अधिक से अधिक किसानों को धान के बजाय फसली विभिन्नता वाली फसलों जैसे कि नरमा और बासमती उगाने के लिए उत्साहित किया जाए। धालीवाल ने कहा कि नरमी की फसल को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल में बेचने के लिए किसान मित्र अपना अहम रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को गेहूं धान के चक्र में से निकालने के लिए फसली विभिन्नता की तरफ लेकर जाना किसान मित्रों की मुख्य ड्यूटी है। इस मौके पर भूजल के गहरे हो रहे स्तर पर भी कृषि मंत्री ने चिंता जताई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जिस तरीके से कुलदीप धालीवाल ने बातचीत की है किसान मित्रों से, ये किसान मित्र अब किसानों को किस तरीके से आगे कृषि को खुशहाल रखना जरूरी है ये कहा है, क्योंकि तो किस तरीके का संदेश आगे लेकर जाने वाले हैं? जी मुस्कान, बता रहे कि पहले तो किसान मित्र बनाए गए जो किसानों के साथ वार्तालाप करते हुए नजर आएंगे और इनकी जो है मीटिंग की गई है कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की। उनको समझाया गया है कि किसानों को फसली चक्कर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है और पानी की कमी जो है वो लगातार जारी है। इसके जरिए जो है फसलों के चक्कर से बाहर निकले और विभिन्न फसलें वो लगाई जाए, जैसे कि बासमती की बात की जा रही है वो लगाई जाए। और लगातार कहा जा रहा है कि किनका ध्यान रखा जाए और लोगों में मिलकर उनसे बातचीत की जाए और नरमा और बासमती की जो फसल है उसको उगाने की बात की है। लगातार
पहली मीटिंग जो है वो किसान मित्रों के साथ करते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं ये चीज समझाएंगे किसान कि कौन सी जो है फसलें हैं उगानी चाहिए, इसके चलते पंजाब को गलत पंजाब बनाया है और पानी जो पंजाब में कम होता जा रहा है, जमीनी स्तर से कम होता जा रहा है, उसको कैसे जो है वो ठीक किया जा सके। जी जिस तरीके से किसान मित्रों से बातचीत की गई है, कई अहम निर्देश दिए गए हैं कुलदीप धालीवाल द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है तो कृषि का खुशहाल होना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब किस तरीके से कृषि को और कृषकों को खुशहाल रखेगी भगवंत मान की सरकार? देखिए, भगवंत मान की सरकार लगातार यही कहती हुई नजर पंजाब में रंगला पंजाब बनाना है। भरपूर यत्न जो है उसके लिए अब किए भी जा रहे हैं। कृषि को खुशहाल रखना है, ये बहुत जरूरी है। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो किसान उसको क्षेत्र पर बढ़ाने के इजाज भी हो गया है। उन किसानों को मित्र जो बनाए गए हैं वो प्रेरित करते हुए नजर आएंगे। विभिन्न फसलें जैसे कि नरमा और बासमती उगाने के लिए उत्साहित करते हुए अब ये मित्र दूर नजर आएंगे। जी किसान मित्र किस तरीके से किसानों के बीच पहुंचेंगे और उनसे बातचीत करेंगे? क्या इसकी कोई रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, सारी रूपरेखा जो है अब की मीटिंग में जो है वो तैयार की गई है, जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान मित्र अब जो है किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों को समझाएंगे और पहले तो फसल देखी जाएगी, खेत देखे जाएगी कि कैसे कितनी जो है इस समय पानी है, इसमें कितनी उपजाऊ है, उसको देखकर ये सब जो है बताया जाएगा कि यहाँ पे कौन सी फसल जो है वो उगाने के लिए लाहेबंद रहेगी। जी जिस तरीके से कुलदीप धालीवाल ने एक बात का और जिक्र किया और जिस पर चिंता व्यक्त की है, उन्होंने भूजल के गहरे होते स्तर पर भी चिंता जताई है। इसको लेकर किसान जो हैं उनको अलग तरीके की खेती से प्रेरित करना होगा। इसको लेकर किस तरीके से पंजाब सरकार कार्य कर रही है? देखिए, पंजाब सरकार ने पिछले साल की बात करें तो पंजाब सरकार जब सत्ता में आई थी तो जरूर फसल विविधता की बात की गई थी, जहाँ पर नरमा ज्यादा होता है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जून सरकार गई थी और लगातार जो देखा जाए तो सीधी बिजाई की बात की जा रही थी और सीधी बिजाई करवाई भी थी। और क्योंकि पानी जो है पंजाब में कम है, जिसके चलते जो चावल की फसल है उसको सीधी बिजाई का बात जो है पंजाब सरकार की तरफ से की थी और लगातार पंजाब को रंगला की और चलती हुई पंजाब सरकार मिल रहा है। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब को खेल में एक बार फिर से देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए जमीनी जरूरतों को पूरा करती और जमीनी हकीकतों से जुड़ी नई खेल नीति जल्द लागू की जाएगी। खेल विभाग की तरफ से माहिरों की राय के साथ मसौदा तैयार किया गया है और इसको और ज्यादा कारगर बनाने के लिए आम लोगों से 15 अप्रैल तक सुझाव मांगे गए हैं। जानकारी देते हुए खेल मंत्री गुरमीत सिंह मेथेर ने बताया कि नई खेल नीति मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से खेल में पंजाब को नंबर 1 राज्य बनाने की वचनबद्धता को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों के लिए सरकार के नारे को पूरा करते हुए खेल विभाग की तरफ से भी खेल नीति के लिए लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। खिलाड़ी और खेल से जुड़े व्यक्ति 15 अप्रैल तक ईमेल पर अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिससे मसौदे को अंतिम रूप देने के पहले इन सुझावों को खेल नीति में शामिल किया जा सके। खेल मंत्री ने आगे बताया कि नई खेल नीति जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए तैयार करने के लिए नकद राशि देने, राष्ट्रीय मुकाबलों के विजेता खिलाड़ियों का मान सम्मान, खिलाड़ियों को नौकरियां, कोचों को अवार्ड देने और कॉलेजों यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ियों को मुकाबले का साथी बनाने पर केंद्रित होगी। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और खेल विभाग का साझा खेल कैलेंडर भी तैयार किया जाएगा।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से नई खेल नीति बनाने की कोशिश में कवायद में है और मसौदा इसका तैयार कर लिया है पंजाब सरकार ने, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, अब नई खेल जो नीति है उसको जो है बना लिया गया है। खेल मंत्री ने जो है एक प्रेस वार्ता करी, उस दौरान जो है उन्होंने बताया कि जो भी अब खेल की जो नई नीति है उसको जो है बना लिया गया है और इसमें जो है आगे और भी जो है आने वाले समय में जो है जो खेल से जुड़े जितने भी जो खिलाड़ी हैं उन्हें जो है बड़ी जो है इसमें सौगात जो है पंजाब सरकार आगे देने जा रही है। अमित, इस नई खेल नीति में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, इस खेल नीति में रहने वाला है जैसे नए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जैसे पंजाब में पहले भी जो है पंजाब में कई जगह पर बनाए गए हैं और भी अलग अलग जगहों में जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो बनाए जाएंगे। खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर खेल नीति की बात की जाए उसमें जो खिलाड़ी हैं उनके लिए जो है और भी कई चीजें जो है इसमें सामने आएंगी आने वाले समय में। किन खिलाड़ियों को, किन खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा इस खेल नीति में? चाहे पंजाब में जो है जैसे अगर हॉकी की बात की जाए, कुश्ती की बात की जाए, चाहे बैडमिंटन की बात की जाए, चाहे क्रिकेट की बात की जाए, जितने भी जो खेल हैं उन्हीं सभी खेलों को जो है इस नीति ये जो नई जो एक पॉलिसी जो आ रही है इसमें जो है उसमें जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अमित, अगर बात की जाए तो नई खेल नीति को लेकर लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं, उसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर लोगों के साथ भी इस पूरे मामले में बात हुई थी और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाब सरकार काम किए उसमें जो है खिलाड़ियों को जो है आगे बढ़ावा पंजाब सरकार देती दिख रही है, तो उस पे जो है लोग भी जो है इस पूरी खेल नीति पे जो है काफी खुश दिख रहे हैं। एक समय था जब पंजाब खेलों में अग्रणी राज्य था और एक बार उसके बाद जैसे ही सरकारें बदली तो खेलों में कुछ पीछे हुआ है। पंजाब उसको एक बार फिर से अग्रणी राज्य बनाने के लिए भगवंत मान की सरकार कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, पंजाब जो है पहले भी जिस तरह से खेलों में जो है आगे रहा है और अब जिस तरह से नई सरकार आई है तो लोगों को भी काफ़ी सरकार के से जो है उम्मीदें हैं। पंजाब में जो है कुश्ती जो है अक्सर देखने को मिलती थी जिला पद्धर पे भी और अक्सर जो है खिलाड़ी जो थे बड़ा उत्साह देखने को मिलता था, मगर अब पिछले लंबे अरसे से जो है कहीं ना कहीं जो है कोरोना काल की अगर बात की जाए तो ये पंजाब से जो खेल हैं जो इस तरह के जो खेल पंजाब में करवाए जाते थे कहीं ना कहीं विचलित दिखते थे, मगर अब जब से नई सरकार आई है तो अब उससे बड़ी उम्मीदें हैं और अब आगे भी जो है इस तरह के कार्यक्रम जो है होते रहेंगे ग्राउंड जीरो पे। भगवंत मान की सरकार जैसे ही आई उस समय भी खेड़ा वतन पंजाब दिया करके एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें खेलों को बढ़ावा दिया गया, खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया गया। ऐसे में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना भी भगवंत मान की सरकार का कार्य है। जी बिल्कुल, जैसे भगवंत मान की सरकार आई थी उस समय भी कार्यक्रम किया गया था और भगवंत मान की सरकार जो है आगे भी जो है इस तरह के कार्यक्रम करवाती रहेगी और जितने भी खिलाड़ी हैं उनको जो है उत्साह जो है सरकार द्वारा जो है मिल रहा है। जो उनकी जो समस्याएं थी वो भी सुनी गई और आगे जो उनकी समस्याएं वो भी पूरी जो है जल्द की जाएंगी। अमित, जिस तरीके से प्रोत्साहन जरूरी है खिलाड़ियों का, या प्रोत्साहन करने के लिए चाहे कोच हो, चाहे कैडर हो या फिर खिलाड़ी हो, सबको सम्मानित करना भी जरूरी है। क्या सम्मान राशि निर्धारित की गई है? जी, इस तरह का अभी कोई बयान जो है खेल मंत्री द्वारा तो नहीं आया है। बाकी ये अगली प्रक्रिया है। जिस तरह के खेल जब आगे शुरू होंगे तो उनमें जो है राशियां तो अक्सर रखी जाती हैं, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज अक्सर रखा जाता है और जरूर है इस पे भी कुछ ना कोई आगे रणनीति बनेगी और जो उनको जो इस तरह के गिफ्ट्स देने हैं उस पे भी जो है पंजाब सरकार जल्द बोलेगी। सम्मानित किस तरीके से किया जाएगा कोचों को, क्योंकि अगर खिलाड़ियों का सम्मान हो तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और ज्यादा आगे बढ़ने की लगन उनमें उत्पन्न होती है। जी बिल्कुल, कुछ राशि जो है नगद राशि जो है पहले भी सरकारें देती थी, तो उस तरह की कोई नगद राशि होंगी या कुछ इनाम्स होंगे तो वो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किस तरह के इनाम जो है सरकार जो है घोषित करती है खिलाड़ियों के लिए। जो मसौदा तैयार किया गया है उस मसौदे में क्या खास है, ये विस्तार से बताएं, क्योंकि मसौदा जो तैयार किया गया है वो अब खेल नीति को बदलने वाला है। जी बिल्कुल, मसौदा जो है पूरा से तैयार कर लिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें जो भी ग्राउंड लेवल पर जो है जिस तरह से इनके जो कॉम्प्लेक्स बनाने की बात चल रही है और जो खिलाड़ीज हैं उनके लिए कुछ नया इसमें लेके आने की बात चल रही है, तो ये जल्दी जो है पंजाब सरकार सबके सामने रखेगी। कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ बनाए जा सकते हैं, क्या कोई अभी तक संभावना?
मोहाली में जो है एक कॉम्प्लेक्स है, जलंधर में कॉम्प्लेक्स है, बाकी जो राज्य हैं, चाहे राजपुरा की बात की जाए मोहाली के साथ लगते हैं, अन्य जितने भी जो जगहें हैं आसपास में, चाहे रोपड़ की बात की जाए, हर जगह जो है जगह जो है निश्चित कर ली है और जल्दी जो है इस पे आगे कार्य भी शुरू हो जाएगा। खेल नीति पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं कि अभी तक किसी ने कोई सुझाव दिया? और ये बताएं कि सुझाव देने के लिए लोगों को करना क्या होगा, कैसे लोग सुझाव दे सकते हैं? जी बिल्कुल, लोगों से सुझाव इस खेल नीति पर भी मांगे गए हैं। एक वेबसाइट जो है जारी की गई है, उस वेबसाइट पर जो है आप अपना सुझाव जो है रख सकते हैं। लोगों के क्या सुझाव हैं वो जो है उस पे जो है आप बता सकते हैं अपने कि उनको किस तरह की समस्याएं आती हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं या अन्य लोग हैं, तो वो उस पे अपना सुझाव दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है। एमसी इलेक्शन के लिए 2 मई को वोटिंग होगी। 4 मई को सुबह 10 बजे से काउंटिंग के बाद उसी दिन रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही शिमला एरिया में कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया है, जो 6 मई तक जारी रहेगा। इसी के साथ 3 अन्य नगर निकाय के उपचुनाव का भी शेड्यूल जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार शिमला एमसी चुनाव के लिए 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 19 अप्रैल को इनकी छंटनी होगी, जबकि 21 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे तक इच्छुक दावेदार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसी दिन 3 बजे के बाद चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी और सभी को चुनाव चिन्ह दे दिए जाएंगे। 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा इन चुनावों में वोट बनाने के लिए पात्र माने गए हैं। अब तक लगभग 85,000 वोट बन चुके हैं और ये नामांकन से 6 दिन पहले तक वोट बनाए जा सकेंगे। जाहिर है कि वोटरों की संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है और 88,000 तक वोटर पहुंच सकते हैं। इस खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, जिस तरीके से शिमला नगर निकाय चुनावों के लिए रिजल्ट माफ कीजिएगा, जिस तरीके से बिगुल बज गया है और नतीजे जो है वो अब 4 तारीख को आएंगे और 2 मई को चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, शिमला नगर निगम का चुनाव काफी अहम माना जाता है और अभी अगर इस चुनाव की बात करें लगभग 11 महीने बाद ये होने जा रहा है। और जो नगर निगम का जो कार्यकाल था, जो बीते सदन का कार्यकाल था 17 दिन तो खत्म हो चुका था, लेकिन जो 41 वार्ड सरकार ने किए थे उसके अगेंस्ट लोग कोर्ट में गए थे। उसके बाद ये जो कार्यकाल, ये जो अवधि थी जो चुनाव की, ये चलती रही और अब ये चुनाव दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए, कांग्रेस और भाजपा और माकपा, तीनों पार्टी के लिए काफी अहमियत रखते हैं। ये अब होने जा रहे हैं और 13 अप्रैल तक जो है मतदान केंद्रों की सूची जारी होगी, नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे और 19 अप्रैल को भी नामांकन पत्र की छटनी होगी। इसमें अहम बात यह है कि इस बार भी ये जो चुनाव है पार्टी चिन्ह पर ही होने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि जो चुनाव है वो अलग अलग इस पर जो स्वतंत्र चुनाव करवाया जाए, इसको राजनीतिक चिन्हों से अलग रखा जाए, लेकिन इस बार भी जो है चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं। और दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, जो नगर निगम के चुनाव है इनके लिए काफी पहले से कमर कसली है और पार्षद जो संभावित पार्षद है उनको मैदान में दोनों पार्टी ने पहले से उतार लिया था। और अगर अभी की बात करें, क्योंकि जो नगर निगम का सदन नहीं था उसके कारण जो पार्षद नहीं पास कर पा रहे थे, उसके कारण जनता को भी जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब उम्मीद है कि उससे भी लोगों को जो है राहत मिलेगी। जिस तरीके से निकाय चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है, ऐसे में अब पार्टियां किस तरीके से सक्रिय हुई हैं? क्या किसी पार्टी ने पूरी चुनावी रूपरेखा तैयार की है? किस तरीके से अभियान शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा दूर नहीं है चुनाव? जी देखिए, इसमें सबसे पहले बात करें भाजपा की, क्योंकि हर चुनाव में वो लगे रहती है। चुनावों के लिए उसमें सबसे पहले वोट पर भारी, पहले पर भारी नहीं थे, वोट पर भारी का चुनाव जीत कर दिए थे। कई बैठकें जो है भाजपा अभी तक नगर निगम चुनावों के लिए कर चुकी है और काफी तेज तैयारियां उनकी मानी जा रही है। क्योंकि अभी अगर आपकी बात करें, दूसरे सदन की बात करें, भाजपा का ही कब्जा
नगर निगम पे था। और ये पहली बात था जब से नगर निगम शिमला क्षेत्र में आया था कि भाजपा ने उस सदन पे कब्जा कर पाई थी। और अभी उसको कब्जे को सत्ता को बरकरार रखने के लिए जो भाजपा है वो कमर कस चुकी है, क्योंकि ये जो चुनाव है बहुत प्रतिष्ठित चुनाव माने जाते हैं और हर सरकार को जो है सत्ता में आने से पहले इन चुनावों का सामना करना लगता है। लेकिन अब ये पहली बार है कि कांग्रेस इन चुनावों का सामना जो है वो सत्ता में आने के बाद करने जा रही है। और अभी जो बजट सत्र है, जो विभिन्न चीजें हैं, बिजली की दरें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, और वो देखना यह है कि वो किस पक्ष में जो है मतदाता अपना रुझान करते हैं, क्योंकि इस बार मतदाताओं की संख्या भी काफी अधिक चली गई है। 85,000 मतदाता अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं और माना ये जा रहा है कि कुछ दिनों में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। जी। जिस तरीके से चुनावों को लेकर घोषणा की गई है, आचार संहिता भी लागू हो गई है, ऐसे में कई बातों का ध्यान भी रखना होगा सभी पार्टियों को चुनावी प्रचार करते समय। अब प्रचार के दौरान अगर बात की जाए तो कड़ा मुकाबला दोनों पार्टियों में से किसकी बढ़त देखी जा सकती है, समीकरण क्या कह रहे हैं? जी देखिए, अभी तक क्योंकि जब भाजपा के कब्जे में भाजपा के पास नगर निगम की सत्ता थी, तो लोग जो है काफी नाराज थे। पानी की दरें बढ़ चुकी थी और कूड़े की समस्या थी, सीवरेज की प्रॉब्लम थी, कुछ भी और समस्याएं थी। तो लेकिन अभी 11 महीने वो पैकेज यहाँ पे नहीं गया है, कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है और थोड़ी सी जो समीकरण है वो चेंज हो चुके हैं। तो अब देखने वाली बात ये कि दोनों दल किस तरह यहाँ की जनता को लुभा पाते हैं, क्योंकि अभी अगर सरकार की बात करें, नई सरकार है, केवल 3 महीने सत्ता में आए हुए हैं और अभी जो 3 महीने के अंदर आते ही जो एकदम से जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ चुकी हैं, प्रति यूनिट 22 पैसे पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा पानी की दरें बढ़ चुकी हैं, सीवेज टैक्स बढ़ चुका है। तो हाउस टैक्स की बात करें, उस पर थोड़ा सा बढ़ोतरी की गई है। तो अब ये जो चीजें हैं, अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस इन सबसे कैसे निपट पाती है, क्योंकि अभी तक जो है कांग्रेस के लिए स्मूथ जा रहा था ये समीकरण की कांग्रेस निकाल लेगी, क्योंकि भाजपा के पास पहले भी कभी नहीं रहा था, भाजपा से नाराज चल रहे थे। लेकिन अभी जो है वो समीकरण बिल्कुल उलट चुके हैं। अभी नाराजगी जो है वो कांग्रेस को यहाँ पे झेल नहीं कर सकती है। तो देखने वाली बात यह है कि कुछ ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि ये जो चुनाव केवल राजधानी शिमला के लिए लेकिन पूरे प्रदेश के लिए बहुत अहमियत रखता है। इन चुनावों से माना जाता है कि दसवें दिशा पूरी राजनीति की तय होती है। तो ये साफ है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि ये बहुत अहम जो चुनाव है, उसकी जो नगर निगम की जो सत्ता उससे काबिज होना वो जरूर चाहेगी। तो देखने वाली बात यह है कि जो चीजें जो समीकरण उनके उलट जा रहे हैं उनको वो कैसे ठीक कर सकती है। जी टीना जी, निकाय चुनाव है, क्षत्रप इसमें ज्यादा बाजी मार सकते हैं क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे इसमें उठाए जाते हैं। शिमला की अगर बात करें तो कौन से ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको उठाकर कोई पार्टी मुद्दे साध सकती है और आगे बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें शिमला की, तो शिमला में यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो पानी की रहती है, क्योंकि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नगर निगम के पास है। तो ऐसे में जो नगर निगम शिमला का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हमेशा सवाल उठते रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें, अभी गर्मियाँ नहीं शुरू हुई हैं लेकिन अभी भी पानी की राशनिंग अभी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में जो पानी की समस्या है वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा यहाँ पे रहता है। उसके अलावा हाउस टैक्स है, सीवरेज है और जो कूड़े की समस्या है, वो छोटे छोटे जो मुद्दे हैं। इनके अलावा जो पार्षदों का जो अपने वार्ड्स में जो जिस तरह से जो वो काम कर रहे हैं, जिस तरह काम करते हैं, क्योंकि माना ये जाता कि जिस तरह पिछली बार कांग्रेस भाजपा की सरकार थी और भाजपा के पार्षद अधिकतर सत्ता में थे और अधिकतर उसमें नगर निगम में थे, तो उन्होंने अपने जो वार्ड थे उनमें काफी अच्छा काम करवाया था। ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा रहता है कि लोगों को ये भी लगता है कि जो सरकार सत्ता में है, अगर उनके वार्ड पार्षद हम लोग चुनते हैं तो हमारे वार्ड में ज्यादा अच्छा काम होता है। तो इस चीज का जो ये एक चुनौती है वो भाजपा के सामने रहने वाली है कि ये लोगों के मन की उलझन होती है कि सरकार के साथ चलना है, उसको वो किस तरह से दूर कर पाती है। क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया आपको, ये पहली बार होने जा रहा है कि नगर निगम का जो चुनाव है कोई सरकार सत्ता में आने के बाद केवल 3 महीने बाद उसको झेलने जा रही है। नहीं तो कोई अभी तक की सरकारें जो है सत्ता में आने से पहले इसका निगमन को झेलती है। तो अब ये दोनों पार्टी के लिए चुनौती है कि जो रुझान, जो समीकरण दोनों के लिए अलग अलग जो है उनको वो कैसे सुलझा पाती है और कैसे लोगों के दिलों में जो है वो अपने प्रति जो है वो रुझान पैदा कर पाती है। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की, जिसमें सबसे अहम मुद्दा रहा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने संत तुकाराम महाराज को लेकर भी बयान दिया था और वो शिरडी के साईं बाबा को लेकर अब बयान दे रहे हैं। इसका हम निषेध करते हैं। जिस तरह से वो बदनाम कर रहे हैं वो सहन नहीं करेंगे। पीएम मोदी के डिग्री विवाद पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अपनी डिग्री दिखाने में आखिर क्या परेशानी है। वैसे भी तो डिग्री की वजह से पीएम तो बने नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि वो अपनी डिग्री छुपा रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी के सूरत पहुंचने पर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता जा रहे हैं सूरत की तरफ, वो कानून व्यवस्था खराब करने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि राहुल गांधी को प्रोत्साहित करने के लिए गए हैं। इसलिए उनको डिटेन करना सही नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में हुए दंगों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। जयंत पाटिल ने कहा कि जब भी महंगाई और दूसरे मुद्दे उठाए जाते हैं, उसे भटकाने के लिए इस तरह के एक माहौल तैयार किया जाता है ताकि लोग उनसे सवाल नहीं पूछें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जयंत पाटिल ने जिस तरीके से तमाम अहम बातें मीडिया के सामने रखी और कई बातों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत चल रही है उस पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। खासकर कई मुद्दों पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा रहा बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बाबा ने एक बार फिर से जो है महाराष्ट्र के आराध्य देव की आपका अपमान किया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तुकाराम को लेकर बयान दिया था, इस बार फिर से उन्होंने शिरडी के साईं बाबा को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि शिरडी के साईं बाबा एक मुस्लिम समाज के थे। इस तरह का बयान को लेकर सीधे तौर पर जो है अजीत एनसीपी नेता ने सीधे तौर पर कह दिया कि बाबा को इस तरह का बयान से बचना चाहिए और जिस तरह से वो लगातार बयान देते हैं तो यह महाराष्ट्र का अपमान होगा, महाराष्ट्र के महापुरुषों का अपमान होगा और यह कतई एनसीपी सहन नहीं करेगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री की डिग्री पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री को डिग्री दिखा देनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए पूरा देश ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह डिग्री होल्डर है और वह डिग्री को लेकर लगातार चर्चा में भी रहे हैं। इस पर एनसीपी नेता ने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री जब बने हैं तो वो अपनी डिग्री के दम पर नहीं बने हैं, ऐसे में उन्हें डिग्री दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब देश की जनता डिग्री के बारे में जानना चाहती है तो उन्हें डिग्री दिखानी चाहिए। और इसके अलावा भी कई मुद्दों पर उन्होंने बात किया, खासकर राहुल गांधी के को लेकर जिस तरह से कई कार्यकर्ताओं को सूरत पुलिस ने हिरासत में लिया है, उस पर भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि राहुल गांधी के समर्थन में उनके कार्यकर्ता गए थे, उनका उत्साह बढ़ाने गए थे, न कि कोई उपद्रव करने गए थे। ऐसे में उन्हें डिटेन करना, उन्हें हिरासत में लेना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और क्या कुछ मुद्दे रहे जयंत पाटिल के, सत्यप्रकाश? देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से महंगाई की मार आम जनता झेल रही है, उस पर भी उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार दंगा भड़काने में लगी हुई है। ऐसे में उनका ध्यान जो है किसानों के मुद्दे पर होना चाहिए, उनका ध्यान युवाओं की बेरोजगारी पर होना चाहिए, उनका ध्यान महंगाई पर होना चाहिए। लेकिन इन सभी मुद्दों को दूर रखने के लिए जानबूझकर इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की सरकार कर रही है, जिसमें महाराष्ट्र में कई जगहों पर जिस तरह से रामनवमी के अवसर पर दंगा देखने को मिला, कई तरह के भगदड़े देखने को मिला और करीब 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये पूरा प्रोपोगंडा जो है पहले से प्री प्लान तैयार किया गया है, जिससे लोगों का ध्यान उस ओर न जाए जो जनता से जुड़ा हुआ है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
ईडी नान घोटाले और चिटफंड मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी भ्रष्टाचारी के घर अगर छापा पड़े तो सबसे पहले प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने आती है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रतिक्रिया में वो भ्रष्टाचार का विरोध नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों का समर्थन करते हैं और जांच पर सवाल उठाते हैं। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की बदौलत एक परंपरा चल पड़ी है कि जिसके घर भी छापा पड़ता है वो व्यक्ति शर्म से सर झुकाने की जगह सीना चौड़ा करके चलने लगता है, जैसा इन दिनों छापों में छत्तीसगढ़ की छवि पर चार चांद लगा दिए हों। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जयदास माणिकपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। जयदास, फिलहाल जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कई प्रतिक्रियाएं दी और इस दौरान भूपेश बघेल पर सीधा निशाना उन्होंने साधा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राजनीतिक पारा जो है काफी चढ़ा हुआ है। जितने दिनों से जो है छत्तीसगढ़ में ईडी के छापा पड़ रहे हैं, वहां पर इसकी जो प्रतिक्रिया है कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की आई है और उन्होंने साफ कहा है कि भूपेश बघेल की सरकार जो है अपराधियों भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। जब जब छत्तीसगढ़ में ईडी की छापा पड़ती है तब तब जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले से उनकी बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं और सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल की सरकार के संरक्षण में जो है यहाँ भ्रष्टाचारियों का गढ़ बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जो छवि है वो खराब होते जा रहा है। आए दिन जो है छत्तीसगढ़ में ईडी के छापा पड़ रहे हैं, इस पर भी उन्होंने बात की। साथ में जो है जो चावल घोटाले की बात है, यहाँ छत्तीसगढ़ में नान घोटाले की बात है, उस पर जो है बात की। उन्होंने सीधे सीधे यह आरोप लगाया है कि हमारे शासनकाल में जिस तरीके से नान घोटाले में दो बड़े आईएएस अधिकारियों का नाम आया था, उनको निलंबित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने अनुशंसा की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही उनको पदोन्नति दे दी गई, फिर से उनको बहाल कर दी गई। तो यह किस तरीके से जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार बचाने की कोशिश करे भ्रष्टाचारियों को। तो इस तरीके के तमाम जो बातें कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि भूपेश बघेल जितने भी भ्रष्टाचारी प्रदेश में हैं उनका समर्थन करते हैं। जी निश्चित ही अभी हाल ही के दिनों में पिछले जो उप सचिव रही सीएम के, वो अभी भी कस्टडी में है और उनकी जो जमानत है उस पर जो है याचिका लगाई गई है, लेकिन जमानत याचिका भी सुनवाई जो है चल ही रही है। इस पर जो है बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपके अधिकारी कर्मचारी जो है अगर भ्रष्ट नहीं है तो इस तरीके की कार्रवाई उन पर क्यों हो रही है। साथ में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार जो है भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, उनके ही क्रियान्वयन के कारण ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो जा रही है। आज देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है आवास योजना जो है, इस पर भी बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर हमला बोला। इसके अलावा जो नान घोटाला हो गया, चावल घोटाला हो गया, इस पर काफी हमला बोला है और बीजेपी कांग्रेस जो है आमने सामने है इस मुद्दे पर। ठीक है जयदास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस उतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।